मैं विनोद यादव डिस्कवर झारखंड के यूट्यूब चैनल पे आपका अभिनंदन करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है 2011 का जनगणना में झारखंड की जनजाति। इसके साथ साथ और भी हम लोग जो जानने वाले हैं कि ये गोत्र क्या होता है, जो जनजातियों की जो महत्वपूर्ण ये गोत्र व्यवस्था जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, और इससे एग्जाम में जो क्वेश्चन जो एनालाइज करता है बनाता है वो क्यों बनाता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ये तो टाइम को फिजूल खर्च ना करते हुए स्टार्ट करते हैं 2011 की जो जनगणना है, जिसमें झारखंड की जनजाति का क्या महत्व रहा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो झारखंड की जनजाति में, झारखंड की जनजाति को शुरू करने से पहले जो देखेंगे भारत की जनसंख्या, यानी कि 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग जो है 2011 के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कुल कितना है, ये तो सबको पता होगा। ये भारत की जनसंख्या कितना चला गया, जो आने वाले समय में, अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, और आने वाले समय में ये जनसंख्या पहली होने वाली है। यानी कि जो ह्यूमन पावर है वो हमारा विश्व का सबसे बड़ा पावर बनने वाला है। ठीक है, तो जो भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या कितना, 1,000 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 1 अरब 21 करोड़ 5,59,573। ये भारत की जनसंख्या थी कब थी, 2011 में थी। 2011 में जब गणना हुआ था, जनगणना हुआ था, उस समय की ये जनसंख्या है। और आपको पता होगा हर एक 10 वर्ष पे ये जनगणना कराई जाए। तो भारत की सबसे पहली जनगणना जो करवाई गई थी वो 1872 में, 1872 में जो शुरू करवाई गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना करवाया गया, और यही जनगणना को हर एक 10 वर्ष बाद, हर एक 10 वर्ष पर शुरू करवाया जाने लगा, जब ये 1881 के आसपास, यानी कि 1881 के बाद जो भी जनगणना होने वाली लगी वो 10 वर्षीय जनगणना होने लगी। ठीक है, इसके बाद जनगणना का जो इतिहास रहा है वो ये कि 1951 के बाद जो भी जनगणना, यानी कि स्वतंत्र भारत में जो भी जनगणना करवाई जाने लगी 1951 के बाद, वो 1948 के जनगणना अधिनियम, ठीक है, 1900, इसके बाद जो भी जनगणना हुई वो 1948 के जनगणना अधिनियम, 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत फिर जनगणना का जो श्रेय है वो करवाया जाने लगा। और ये जनगणना करवाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है। इस चीज को याद रखिएगा, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अधीन इसे जनगणना करवाया जाता है। अब नेक्स्ट बातें क्या है, नेक्स्ट बात है इसमें जो भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 1 अरब 21 करोड़ 5,69,973,
ठीक है। अब इसमें हम जो मेन मुद्दा पे आने वाले हैं वो झारखंड की कुल जनसंख्या और उसमें से भी झारखंड की जो जनजाति है उनकी जनसंख्या पे आने वाले हैं, ठीक है। तो ये था पूरा भारत की जनसंख्या, ठीक है, भारत की जनसंख्या। अब इस जनसंख्या का ध्यान से देखिएगा, इस जनसंख्या जो भारत की जनसंख्या है उसका 2.72%, यानी कि पूरे देश की जनसंख्या का 2.72% जो है वो झारखंड की जनसंख्या थी। और झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134, उसके 2.72% झारखंड की जनसंख्या। अब ये जो 2.72% है, ठीक है, टोटल का 2.72% ये है, बस 3,29,88,134। अब इसमें से 26.2% या 20%, इसमें से जो झारखंड, अब तो हमें इससे नहीं इससे मतलब है, अब जो झारखंड की जो कुल जनसंख्या है उसका निकालेंगे 26.20%। तो वो जो जनसंख्या निकलेगी उसमें से जो इतना है, यानी कि 86,45,042, बोलिए 86,45,042। तो ये जो है वो झारखंड की जनजातियों की संख्या है। क्या है? जनजातियों की संख्या है। तो पूरी टोटल जनसंख्या, झारखंड की जनसंख्या ये, इसमें से हम निकालेंगे तो 26.20% वो झारखंड की जनजातियों की संख्या है, ठीक है, यानी कि 74% लगभग जो है वो झारखंड में जनजातियों में नहीं आते हैं, ठीक है, जनजातियों में की बातें कर रहे हैं हम। तो अब देखिए जो जनजाति है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो जनजाति है ये भारत के झारखंड राज्य में जो जिनका जो वास स्थान है, ठीक है, तो ये जो जनजाति है ये ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करते हैं उनकी जनसंख्या लगभग 91% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में निवास करने वालों की जनसंख्या मात्र 9% है। 9%, ये एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो लगभग 9% और से ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 91% है। ऐसे दिखाया जाता है ना कि हमारा देश गाँवों में बसता है, ठीक है। तो झारखंड की जनजाति, अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि जो गोत्र क्या होता है। ये तो झारखंड की जनजाति के बारे में विशेष चर्चा चल रही है, ठीक है, चलेगी। तो झारखंड की जनजाति, इनका समाज कैसा होता है? तो इनका समाज जो होता है वो पितृसत्तात्मक कहने का मतलब पिता का जो वंश चल रहा है उन्हीं के गोत्र के आधार पे अगले वंश का नामांकन दिया जाता है। उसके बाद इसका जो समाज क्या बताया? समाज पितृसत्तात्मक, जबकि परिवार इसका होता है वो एकल परिवार, ठीक है, परिवार एकल परिवार। अब आते हैं इसमें लिंग भेद जो होता है ना, लिंग भेद। लिंग भेद को इसमें मान्यता नहीं दिया जाता है, यानी कि लड़का हो या लड़की हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जनजाति में यही एक बहुत अच्छी विशेषता है, ठीक है, यानी कि लिंग भेद इसमें कोई पुरुष है या महिला है इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो लिंग भेद की अनुमति इसमें या फिर मान्यता इसमें नहीं होती है। अब सबसे जो मुख्य बात पे आने वाले हैं गोत्र कहाँ से मिलता है? तो ये गोत्र का इतिहास कह रहा है
क्या बात करना है, झारखंड की जनजाति में गोत्र क्या होता है। ठीक है, और इसी गोत्र का जो दूसरा नाम है वो किली या फिर कुंदा या फिर पारी। तो गोत्र को और किस नाम से जाना जाता है, किली, कुंदा, पारी। गोत्र कहिए या किली कहिए या कुंदा कहिए या पारी कहिए, जिस किसी जनजाति में से गोत्र कहते हैं तो किसी जनजाति में किली कहते हैं तो किसी जनजाति में कुंदा कहते हैं और या फिर किसी जनजाति में पारी बोलते हैं। तो ये होता क्या है एक सेकेंड, इससे पहले जो गोत्र होता है, जो भी गोत्र होता है हमारा, क्या होता है वो एक ये प्रतीक चिन्ह मान लेते हैं। वो प्रतीक चिन्ह कुछ भी हो सकता है, प्राणी हो सकता है, कोई वृक्ष हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, यानी कि इनके जो गोत्र में प्रतीक चिन्ह मान लेते हैं, एक प्रतीक चिन्ह को अपना लेते हैं, प्रतीक चिन्ह या गोत्र चिन्ह। ठीक है, गोत्र चिन्ह ये होता क्या है कि ये जो प्रतीक चिन्ह या गोत्र चिन्ह होता है वो किसी कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है या पदार्थ हो सकता है, वस्तु, पदार्थ, जीव, जीव कहिए या प्राणी कहिए, जीव कहिए या प्राणी कहिए या फिर कोई वृक्ष। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, आग, पानी, वायु, तो वो किस में आ जाएगा, पदार्थ में। ठीक है, आग, पानी, वायु, ऐसे मतलब ये जो गोत्र चिन्ह हो गया। ठीक है, तो ये एक गोत्र चिन्ह के रूप में, गोत्र चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और जिस जो कोई भी तो और उसके बाद जिस भी गोत्र चिन्ह को ये अपना लेते हैं, उस गोत्र चिन्ह को हानि पहुंचाना, यानी कि अगर कोई जीव है, ठीक है, अगर कोई जीव है, जैसे जैसे कोई पक्षी ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई पक्षी ले लेते हैं, अगर इस पक्षी को वो अपना गोत्र चिन्ह मान लिए तो इस पक्षी को वो फिर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, उसे मारना एकदम निषेध होता है। ठीक है, उसे मारना एकदम निषेध होता है और फिर उन लोगों का अपना, समाज का अपना नियम होता है। तो ये एक गोत्र चिन्ह कुछ भी इनमें से जो उनका जो चलते आ रहा है, जिसे वो लोग अपनाए हैं, उसे आगे बढ़ाते जाते हैं और वही गोत्र चिन्ह। कुछ लोग जो होते हैं गोत्र चिन्ह को अपना जो गोदना के रूप में अपने शरीर के किसी भी अंग में वो गोदना के रूप में उसे अपनाते हैं। ठीक है, स्वीकार करते हैं। अब गोत्र चिन्ह इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये गोत्र का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, आखिर ये गोत्र आया कहाँ से। तो ये जो भी गोत्र चिन्ह बनता है, तो जो भी गोत्र चिन्ह बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे टोटम कहते हैं। ठीक है, जो भी गोत्र चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं, टोटम। ठीक है, तो जनजातीय लैंग्वेज में, जनजातीय भाषा में गोत्र चिन्ह जो भी होता है उसे क्या बोलते हैं, टोटम। जबकि ये गोत्र को अन्य नामों से क्या बोलते हैं, किली, कुंदा, पारी। गोत्र चिन्ह को टोटम बोलते हैं। अब ये गोत्र शुरू कहाँ से हुआ, गोत्र जो है वो इसका इतिहास क्या रहा है। ठीक है, गोत्र जो है वो इसका इतिहास क्या रहा है। तो गोत्र का जो इतिहास रहा है उसे बताते हैं हम आगे। जिस किसी भी गोत्र को ये लोग अपना लेते हैं, एक तो उसको हानि पहुंचाना निषेध रहता है। अब मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है, ठीक है, ए और बी कोई दो व्यक्ति है, इनका एक ही प्रतीक चिन्ह है एक्स, इनका भी प्रतीक चिन्ह एक्स है या गोत्र चिन्ह एक्स है और इनका भी प्रतीक चिन्ह
एक्स है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि ये समगोत्रीय विवाह को निषेध मानते हैं, यानी कि ये ए और ये बी, इन दोनों वंश का एक ही में विवाह नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि समगोत्रीय विवाह निषेध माना जाता है। कहते हैं ना कि हाँ, अब इसके कोई एक ही गोत्र में, जैसे मान लिया जाए एक ही गोत्र, कोई वृक्ष है, कोई वृक्ष को अपना गोत्र चिन्ह मान लिया, इसी में भी कई सारे लोग आते हैं, जैसे इसमें 1 2 3 4 कई सारे लोग आ जाएंगे। अब इसमें जो गोत्र चिन्ह है वो किसी का गोत्र चिन्ह कोई वृक्ष है, तो अपना जो गोत्र चिन्ह होगा उसमें वो विवाह नहीं करेंगे। यानी कि समगोत्रीय जिस किसी का भी, अगर वृक्ष में एक्स है तो जिस किसी में भी वो एक्स होगा उसके साथ वो विवाह नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि दूसरे वाले अपने ही गोत्र में जो दूसरा जो वंश चलेगा उसमें वो विवाह कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं कि इस गोत्र का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, इस गोत्र का इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले जो गोत्र का जो प्रचलन आया वो सप्तर्षियों से। ठीक है, गोत्र का सबसे पहले जो प्रचलन आया था सबसे पहले जो प्रचलन आया वो सप्तर्षियों के नाम पे आया था। सप्तर्षियों के नाम पे गोत्र का प्रचलन शुरू हुआ। इसके बाद धीरे धीरे सप्तर्षियों मतलब समझ सकते हैं, सप्तर्षियों मतलब सप्तऋषि, सप्त ऋषि। ठीक है, सप्त इसे तोड़ के देखिए तो सप्त ऋषियों, 7 ऋषियों के नाम पे। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तो फिर कुछ ऋषियों के नाम पे। ठीक है, ये सप्त ऋषि जो ग्रह वगैरह जो ना उससे रिलेटेड है। तो अब जो आगे चलकर ये कुछ ऋषियों के नाम पे हो गया, जैसे कश्यप हो गया, वशिष्ठ हो गया, विश्वामित्र हो गया, भरद्वाज हो गया, अंगिरा हो गया, गौतम हो गया। तो इन ऋषियों के नाम पे गोत्र को आगे नाम दिया गया। इसके बाद ये जो ऋषियों के नाम पे जब पढ़ा जाने लगा तो इस समय जो है शतपथ ब्राह्मण और महाभारत में, इन ग्रंथों में जो है शतपथ ब्राह्मण में कुछ तो अलग मिलने लगा, जबकि महाभारत में जो ग्रंथ में था उसमें कुछ अलग था। ठीक है, इसके बाद फिर अभी तो पहले सप्त ऋषियों के नाम पे गोत्र का प्रचलन चला, उसके बाद कुछ ऋषियों के नाम पे चला, उसके बाद फिर कुछ अन्य ऋषि भी आए। ठीक है, इसके बाद फिर अन्य ऋषियों के नाम पे जब गोत्र का प्रचलन शुरू हुआ तो वो चीज जो चर्चा मिलती है बृहदारण्य, इसका जो चर्चा मिलता है कहाँ पे, शतपथ और महाभारत ग्रंथों में। शतपथ और महाभारत में, लेकिन ये चीज जो है थोड़ा दोनों में डिफरेंस दिखाई देता है। और इसके बाद जो अन्य ऋषि आए, इसको अन्य ऋषियों के नाम पे जो था, इसकी जो चर्चा मिलती है वो इसकी बृहदारण्यक उपनिषद में, इसकी चर्चा कहाँ मिलती है, बृहदारण्यक उपनिषद।
ठीक है। अब इसके आगे क्या, इसका कारण क्या रहा था, ठीक है, इसका कारण क्या रहा, और ये आखिर इनका भी तो कुछ इतिहास रहा होगा, जो भी ऋषि रहे इनको भी तो अपने गोत्र की जरूरत पड़ी होगी, तो इसका कारण, ठीक है, ये चीज इन ऋषियों से पहले ये जो अवधारणा आई वो कहाँ से आई, ठीक है, तो ये कारण जो बना वो सभी वर्ण के लोग, इसको ध्यान से सुनिएगा कि लोगों का भी तो गोत्र की जरूरत पड़ी होगी, इनका भी तो कोई वंश चला होगा, तो इसकी मान्यता ये है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि कृषि से पहले, यानी कि कृषि कार्य जो शुरू हुआ था उससे पहले शिकार होता था, यानी कि आखेट जिसे बोलते हैं, आखेट, वन कंद, फलों पर, इन्हीं सब चीजों पर तो लोग निर्भर रहते थे, तो वन चरो, ठीक है, यानी कि सभी वर्णों के लोग जो है वो, सभी वर्णों के लोग जो है किस पर निर्भर करते थे, वनचरों पर। वनचरों यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो कृषि कार्य से पहले जो था वो किसी न किसी चीज का शिकार हुआ करता था, कोई फल होता था, वन कंद होता था, उन्हीं के बीज से इनका जो है वो शुरू हुआ था, और उन्हीं को वो अपना प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किए, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि गोत्र कहाँ से, गोत्र का इतिहास कैसे रहा। ये सबसे पहले जो कहा सप्त ऋषियों से इनका प्रचलन शुरू हुआ, उसके बाद कुछ ऋषि जैसे कश्यप हो गया, वशिष्ठ हो गया, विश्वामित्र हो गया, भारद्वाज हो गया, गौतम हो गया, अंगीरा हो गया, अंगीरा जो आग से जिनका गोत्र माना जाता है, और तो उसके बाद कुछ अन्य ऋषि आए जिसका चर्चा मिलता है फिर बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। तो इस तरह से ये जो था क्या, गोत्र का प्रचलन। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, टॉपिक पे आते हैं अब। टॉपिक पे आते हैं ये कि ये जो गोत्र, इसका तो एक गोत्र चिन्ह होता है, गोत्र चिन्ह या फिर प्रतीक चिन्ह जो भी हुआ उसे क्या बोलते हैं, उसे टोटम बोलते हैं, ठीक है, उसे टोटम बोलते हैं। और जिसका टोटम टोटम सेम, ठीक है, यानी कि कोई भी एक टोटम मान लीजिए वो स्टार है, स्टार को मान लेते वो टोटम मान रहे हैं, तो इसी टोटम वाले लोगों से विवाह नहीं होगा, यानी कि समगोत्रीय दो लोगों का अगर स्टार ही अगर टोटम है वो, तो उससे विवाह उसका नहीं होगा, वो वर्जित माना जाता है, यानी कि भाई बहन के जैसा माना जाता है। तो समगोत्रीय विवाह जो होता है वो, इसमें समगोत्रीय यानी कि एक ही गोत्र में समगोत्रीय विवाह जो है वो, समगोत्रीय विवाह को निषेध माना जाता है, ठीक है, निषेध बोलिए, निषिद्ध बोलिए, वर्जित बोलिए, तो ऐसे विवाह नहीं माना जाता। अब इसमें झारखंडी जनजाति में, सभी जनजातियों में क्या है कि सभी जनजातियों में विवाह पूर्ण जो सगाई होता है वो नहीं होता है, मतलब सगाई एंगेजमेंट कहा जाए तो सभी जनजातियों में नहीं होता है, सिवाय एक जो बंजारा जनजाति है, ठीक है, बंजारा जनजाति जो है वो, बंजारा जनजाति है वो क्या है, उसमें विवाह से पहले उसमें सगाई की रस्म होती है, विवाह पूर्व इसमें सगाई की रस्म को मान्यता दी जाती है, जबकि अन्य जनजातियों में विवाह से पहले कोई सगाई वगैरह की कोई रस्म नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि इसमें एक है खोंड जनजाति, ठीक है, तो जयमाला, जो जयमाला की रस्म होती है वो एक खोंड जनजाति जो है सिर्फ उसी में, ठीक है, यानी कि जयमाला की रस्म सिर्फ
खोंड जनजाति में मनाया जाता है। उसके अलावा अन्य किसी जनजाति में जयमाला की रस्म को नहीं अदा करता है। उसके बाद विवाह, अब यहाँ पे विवाह आ गया, जयमाला हो गया, सगाई हो गया, उसके बाद अब आते हैं विवाह। तो विवाह कौन करता है? ठीक है, विवाह तो जनरली जानते हैं हम लोग कि ब्राह्मण लोग करवाते हैं। ठीक है, ब्राह्मण लोग करवाते हैं। तो इनका जो विवाह कौन करवाता है? वो पुजारी। अब ये पुजारी जो है हर एक जनजातियों में अपने अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो विवाह में जो कौन करवाएंगे? विवाह पुजारी करवाएंगे। इन पुजारी का जो होता है हर एक जनजाति में अलग अलग नाम, कहीं पे मिलेगा इन्हीं, मतलब है तो वो पुजारी, कहीं पे पाहन, कहीं पे उन्हीं जो पुजारी है या फिर क्या बोलते हैं जजमान, पुजारी विवाह की रस्म जो पूरा करने वाले होते हैं वो होते हैं पुजारी। अब ये हर एक पुजारी को हर एक जनजाति में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पाहन हो गया, दिवरी हो गया, किसी जनजाति में उसे पाहन बोलेंगे। अब इसे किस जनजाति में पाहन बोलते हैं, किस जनजाति में दिवरी बोलते हैं, किस जनजाति में नायके बोलते हैं या नाये बोलते हैं, नाये बोलते हैं, फिर नायके बोलते हैं। तो ये किस जनजाति में बोलते हैं, इन सब की चर्चा जब विशेष जनजाति, किसी खास जनजाति के बारे में जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि पाहन को किस जनजाति में पुजारी को पाहन कहा जाता है और किस जनजाति में पुजारी को दिवरी कहा जाता है। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये क्या बताया, पुजारी, इनके जो पुजारी यानी कि धार्मिक कार्य जो करने वाले लोग होते हैं उन्हें पाहन या फिर दिवरी या फिर नाय या फिर नायके, ये सारे अलग अलग जनजातियों की अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जो है पुजारी के लिए। और इसमें एक खास बात और अंतिम बात याद रखिएगा आज का वीडियो में कि इसमें जो बाल विवाह होता है वो जनजातियों में बाल विवाह एकदम नहीं होता है, वो वर्जित होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है वो बाल विवाह एकदम नहीं। ठीक है, बाल विवाह को मान्यता नहीं दिया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप अगर चीज़ें अगर अच्छी तरह से समझ आई हो तो कृपया तो आज यहीं पे रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और हर एक झारखंड वासी तक इन चीज़ों को पहुंचाइए ताकि उन्हें जिनके पास पढ़ाई का कोई खास स्रोत ना मिले उन्हें भी इन वीडियो के माध्यम से वो अपना पढ़ाई जारी कर सके। ठीक है, धन्यवाद।